हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर। तो ये साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर एक्चुअली नहीं है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसका ये फर्स्ट चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर नंबर 10 है। बट टर्म 1 में फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो यही आपको पढ़ना है। तो ये जो सीक्वेंस आपके इस कोर्स का होगा वो क्या होगा, फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, देन फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी, और इसी सीक्वेंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका चलता रहेगा जब तक टर्म 1 ओवर नहीं हो जाता। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को। तो ये चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। नाउ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उन्हें क्यों देख पाते हो? क्या रीज़न है इसके पीछे, उन्हें देखने के पीछे? तो रीज़न बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर दे देंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रीज़न सिंपली ये है कि आपके पास क्या है, जैसे मान लो डे टाइम है तो सनलाइट क्या है, सनलाइट उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या हो रही है, फॉल हो रही है, दैट मीन्स उनके ऊपर गिर रही है सनलाइट, एंड वो ऑब्जेक्ट उस सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं चारों तरफ रूम्स में। ना उससे जो रिफ्लेक्ट होके जो लाइट आई वो आपके आईज में गई, आईज ने मैसेज पहुंचाया ब्रेन तक, और ब्रेन ने आपको आइडेंटिफाई करके दिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्चुअली कैसा ऑब्जेक्ट है और कौन है ये ऑब्जेक्ट, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर पाते हो, दिन के टाइम पर आप ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हो। रात के टाइम अगर आपको ऑब्जेक्ट देखना है, क्योंकि सनलाइट आपके पास नहीं है, तो रात के टाइम ऑब्जेक्ट देखने के लिए क्या नेसेसरी है, नेसेसरी है इलेक्ट्रिसिटी या फिर कैंडल वगैरह। बट इन सभी में आपको दिखाई दे रहा है कि एक चीज कॉमन है कि सभी के सभी कुछ ना कुछ लाइट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को आपको जला के देती है, आपका जो बल्ब है वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, और सेम फेनोमेना यहां पर भी हो रहा है कि जो लाइट है वो आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर गिर रही है एंड देन वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में आ रहा है, और उस वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपको दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब आपने जनरली लाइट के कौन कौन से फेनोमेना देखे हैं जो आपको बहुत ही फैसिनेटिंग लगते हैं? सबसे पहला तो जो सभी स्टूडेंट आंसर देंगे वो ये है कि आपने रेनबोज को देखा है, राइट। रेनबोज आपने देखा है कि बरसात के मौसम में जनरली हमें रेनबोज दिखाई देते हैं, रेनी सीजन में। नाउ रेनबो कैसे आपको दिखते हैं? जनरली इसके पीछे रीजन सिंपली ये होता है कि कोई वाटर ड्रॉपलेट आपकी है वो किसी लीफ पर या फिर किसी और चीज पर आपकी क्या हो गई है, अटक गई है। मतलब जैसे आपकी रेन हुई वो उस पर रह गई। नाउ उसके बाद सनलाइट उस ड्रॉपलेट के थ्रू पास हुई, और अगर सनलाइट उस ड्रॉपलेट से पास होगी तो आप जानते हो कि जो सनलाइट का कलर है वो वाइट है, बट इट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। ना वो जो ड्रॉपलेट है वो एक्चुअली वर्क करता है उसको स्प्लिट करने में। तो उसका वर्क क्या है कि वो उसको स्प्लिट कर देगा 7 कलर्स में, और जैसे 7 कलर्स में स्प्लिट होगा तो आपको एक रेनबो टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देगा, राइट। आपने देखा है कि स्टार्स जो हैं रात के टाइम पे ट्विंकल वो करते हैं, जैसे कि आपने स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, बट बीच बीच में ऐसा लगता है कि कभी स्टार की जो रोशनी है वो हल्का सा ज़्यादा हो रही है और कभी कम हो रही है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ये भी क्या है, एक्चुअली में बहुत डिस्टेंस पर आपके स्टार प्लेस्ड हैं, वहां से उनकी रोशनी हमारे पास आ रही है और तब हम उसे देख पा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम हर रोज करते हैं लाइट के रिगार्डिंग, वो क्या है? आप क्या देखते हो? अपने आप को मिरर में आप देखते हो। जैसे कि आपको रेडी होना है, स्कूल जाना है, तो मिरर में आप अपने आप को देखते हो। तो मिरर में आप अपने आप को क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि जो आपकी बॉडी पर लाइट गिर रही है वो रिफ्लेक्ट होके मिरर पर जा रही है, और मिरर पर आपकी इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है उसी वजह से। क्योंकि मिरर ने क्या करना है, वो जो लाइट आप मिरर के ऊपर जा रही है उसे एज इट इज रिफ्लेक्ट बैक कर देना है, और वो आपकी आईज में चले जानी है वो लाइट। तो आपकी बॉडी से पहले मिरर में लाइट गई, मिरर क्योंकि एक पॉलिश सरफेस है इस वजह से वहां से लाइट होके आपकी आईज में गई, और आईज से आपके ब्रेन में गया, और देन आप अपने आप को देख पाए कि आपकी बॉडी कैसी है एग्जैक्टली, राइट। तो ये सब फेनोमेना आपने देखे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, जिसका मैंने अभी आपको आंसर दिया। तो क्वेश्चन है, व्हाई डू वी सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इन डे टाइम बट नॉट इन नाइट? तो नाइट में नहीं देख पाते हो, डे टाइम में देख पाते हो। तो रीजन सिंपली है लाइट। तो रीजन देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल टू अस इन डे टाइम। तो दिन के टाइम पे ऑब्जेक्ट हमें इसलिए दिखाई देते हैं बिकॉज सनलाइट जो आपकी है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है,
and due to the reflection of light from it we are able to see them. तो रिफ्लेक्शन की वजह से हम उन्हें देख पाते हैं. At night, due to the absence of light, no light is reflected back from the object, thus they become invisible. Right? तो ये मैं आपको समझा चुका हूं. Now एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आपके पास कोई लाइट रे है, राइट? सन से मान लो कोई लाइट रे आ रही है, क्या वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है? जैसे कि आपने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो दिन का टाइम है, फुल सनलाइट है, तो दिन के टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट पर अगर सनलाइट फॉल होगी तो उसके जस्ट पीछे वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगी? शेडो क्रिएट हो जाएगी. तो क्या आपको इससे लगता है कि लाइट रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है? क्या लगता है आपको? एक बार आप सोच के देखिए. इस वीडियो को आप पॉज करिए एंड देन फील करिए अपने आसपास जो भी लाइट से रिलेटेड आपने फेनोमेना देखे हैं, क्या आपको लगता है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं? तो इसका आंसर सिंपली ये है कि नो, लाइट जो है आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती है. जैसे फॉर एग्जांपल, तो जैसे आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हो. इस एक्सपेरिमेंट में आप क्या कर रहे हो? एक ट्रांसपेरेंट आपका बीकर है, ठीक है? ये ट्रांसपेरेंट बीकर है, ट्रांसपेरेंट बीकर मतलब कोई ग्लास है आपके पास जो ट्रांसपेरेंट है. नाउ सबसे पहले तो आप बिना वाटर के आप इसमें एक पेंसिल डाल के देखो, तो आपको वो एग्जैक्टली वैसे ही दिखेगी जैसे उस बीकर में है. अगर आप इस जगह पर खड़े हो, मान लो ये आपकी क्या है? आई है, ठीक है? यहां से आप इस बीकर को देख रहे हो, तो आपको पेंसिल बिल्कुल हूबहू वैसी दिखाई देगी जैसा उसे दिखना चाहिए, राइट? बट जैसे ही आप उसके अंदर क्या करते हो, कुछ वाटर फिल कर देते हो. आपने इसमें वाटर फिल कर दिया. जैसे ही आप वाटर फिल करोगे, अब जो इस पेंसिल का जो शेप है वो डिस्टॉर्शन उसमें हो जाएगा. मीनिंग है कि चेंज हो जाएगा. तो जो पेंसिल अगर आप देखोगे, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, तो आपकी पेंसिल ने यहां पर कहीं पर होना चाहिए था इस तरीके से, राइट? बट उसका जो शेप है वो बिगड़ चुका है, वो पीछे आ चुका है. रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ है, शेप उसका अभी भी वैसा ही है, बट वो पीछे साइड इसलिए आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि लाइट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी. तो वाटर से जो लाइट बाहर निकल कर आ रही है, या फिर आप कह सकते हो कि वाटर में जो लाइट जा रही है और फिर इस पेंसिल पर उस टच होकर रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, वो लाइट रे अपना डायरेक्शन चेंज कर चुकी है. जैसा वो मूव कर रही थी अब वो वैसा मूव नहीं कर रही है. उसमें क्या हो चुका है? कोई बेंडिंग हो चुकी है कहीं पर से, और इसी वजह से आपकी पेंसिल जहां पर है वहां पर आपको नहीं दिख रही है. तो क्योंकि लाइट बेंड हुई है, लाइट ने अपना पाथ चेंज किया है, इसी वजह से आपके पास जो पेंसिल है उसका जो शेप है उसमें डिस्टॉर्शन हो गया है. तो क्वेश्चन क्या था मेरा? क्वेश्चन सिंपली ये था कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ट्रू और फॉल्स? तो इसका आंसर सिंपली है कि आंसर है फॉल्स. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा दिखाई देता है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, बट कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें साफ साफ पता चल पा रहा है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रही है. तो एग्जाम्पल एक वही है जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि नो, नॉट ऑलवेज, लाइट मे और मे नॉट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी प्लेस एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक का मतलब है जिससे लाइट एकदम से पास नहीं हो रही है ना, ऑलमोस्ट 100% लाइट को क्या कर दे रहा है? ब्लॉक कर दे रहा है. सो इफ वी प्लेस एन ओपेक ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ सनलाइट, अ शार्प शेडो इज फॉर्म्ड, है ना? और अगर आप क्या कर रहे हो, जिसकी आपके पास एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड है, आप उसको क्या करते हो, यहां पर कोई टॉर्च जलाते हो ऊपर और नीचे रखते हो कार्डबोर्ड को. जैसा उसका साइज है कार्डबोर्ड का, एग्जैक्टली वैसी शेडो आप क्या कर सकते हो, अपने टेबल पर या फिर फर्श पर बना सकते हो. इससे क्या पता चलता है कि जो लाइट उस कार्डबोर्ड ने रोकी वो रुक गई, बट उसके इधर उधर से जो लाइट पास हो रही थी उसकी वजह से वहां पर बीच में जो है ब्लैक स्पॉट शेडो का आ गया. तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होगी तभी ऐसा आया, जैसा उसका साइज था वैसा ही साइज आया उसका. क्योंकि अगर आपके पास लाइट जो है उस केस में बेंड कर जाती तो शेप जो है शेडो का वो डिफरेंट होता देन द ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट जैसी ही शेडो क्रिएट की जा सकती है. सो इट मींस लाइट जो है इस केस में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है. बट यही चीज अगर आप क्या करो, इसी एग्जाम्पल के साथ क्या करो, अब पेंसिल को रखो आप किसी ग्लास में, you will observe that the visible shape of the pencil is distorted. तो वो completely distort हो गया है.
दिस इज द केस वेयर यू कैन सी दैट लाइट इज चेंजिंग इट्स पाथ, और वी कैन से लाइट इज बेंडिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल नहीं करती है। कुछ केसेस है जहां पर कर जाएगी, कुछ केसेस है जहां पर नहीं करेगी। नाउ अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेम द फेनोमेनन इन विच लाइट हैज टेंडेंसी टू बेंड अराउंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट। तो जहां पर ओपेक ऑब्जेक्ट कोई है, मान लो वो लाइट स्लाइटली लेस ओपेक है, जिससे लाइट कुछ परसेंट पास कर सकती है, तो उस पर आपको बेंडिंग वाला कोई एग्जाम्पल देना है, एक फेनोमेना बताना है। तो जैसे कि आप कंसीडर करो यहां पर इस डायग्राम को, तो ये आपकी क्या थी, इंसिडेंट लाइट थी जो इस ऑब्जेक्ट पर टच हो रही है। ठीक है, इसे आप ग्लास का कोई स्लैब मान लो। नाउ लाइट टच होती है इस ऑब्जेक्ट पर, उसे जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा 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 ऐसे, बट वो क्या करती है, अपना पाथ बेंड कर लेती है एंड देन इस पाथ से इमर्ज होती है बाहर। तो यहां से उसने एंटर किया और यहां से वो बाहर निकल के आई, जबकि उसे निकलना चाहिए था इस पाथ से बाहर, तो उस पाथ से नहीं आया। ये क्या था, ओरिजिनल पाथ। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं आप इसको, ये आपका है ओरिजिनल जो पाथ आपका होना चाहिए था, बट ये आपका एक्चुअल है। दैट मीन्स जो बेंड हुआ है उसकी वजह से न्यू पाथ क्रिएट हो गया। तो लाइट रे जो है आपकी बेंड होती है, और इस फेनोमेना को नाम देते हैं डिफ्रैक्शन का। ठीक है, हालांकि इसकी डिटेल्स आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट इस फेनोमेना को कहते हैं डिफ्रैक्शन। यहां पर पूछा जा रहा था कि नेम द फेनोमेना, तो फेनोमेना जिसमें लाइट जो है वो बेंड कर जाती है उसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। बात समझ आ गई? तो देखो यहां पर क्या मैंने लिखा है कि सपोज आपके पास कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है। इफ एन ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट, जो ओपेक ऑब्जेक्ट आपकी पाथ ऑफ लाइट में आ जाता है, देन जो पाथ है आपका वो बहुत छोटा हो जाता है लाइट का, मतलब मैक्सिमम लाइट वो ब्लॉक कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर एक और वर्ड यूज होना चाहिए मेरे हिसाब से, इफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ठीक है, ऑन द पाथ ऑफ लाइट, so path becomes very small. Now light has tendency to bend around it and not walk in a straight line. This effect is known as diffraction of light. Thus straight line treatment of optics fails. To explain this phenomena, light is treated as wave. इस बात का सिंपली मीनिंग ये है कि आपके पास स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट जो था लाइट रे का, वो यहां पर क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। आपको अब से याद रखना है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती है। इनिशियली ऐसा कहा जाता है कि लाइट आपकी जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, बट ऐसा नहीं है। इस केस में लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रही है, इस वजह से वो स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट जो है वो फेल हो गया। तो इसीलिए हमने क्या कंसीडर किया कि लाइट जो है वो वेव फॉर्म में, जैसे कि आपकी वेव होती है इस तरीके से, उस फॉर्म में, जैसे वेव कैसे होती है आपकी, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से मूव करती है लाइट रे, ये हमने डिसाइड किया। बट एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, दैट मीन्स 1990s के आसपास, आपका क्या हुआ, वेव नेचर ऑफ लाइट बिकम्स इनएडिक्वेट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लाइट विद मैटर। दैट मीन्स ये नॉलेज पर्पज के लिए आपको बताया जा रहा है कि शुरुआती जो 20th सेंचुरी की बिल्कुल शुरुआती दौर में इस बात को भी नकार दिया गया कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। हालांकि कुछ केसेस में लाइट शो करती है कि वो क्या है, आपका एक स्ट्रेट लाइन वे में मूव करेगी, और कुछ केसेस में वो वेव नेचर रखेगी। बट इस थ्योरी को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। अ न्यू थ्योरी, यहां पर हमने लिखा है कि अ न्यू थ्योरी नोन एज क्वांटम थ्योरी इज डेवलप्ड। तो एक क्वांटम थ्योरी नेम से एक न्यू थ्योरी आती है, और वो क्या करती है, रिकंसाइल होती है पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विद वेव नेचर। तो ऐसा कहा जाता है इस थ्योरी में कि लाइट जो है वो पार्टिकल प्रॉपर्टीज भी रखती है एज वेल एज वेव प्रॉपर्टीज भी रखती है। तो दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन टाइप, एक तरीके से आप सम अप कह सकते हो कि दोनों प्रॉपर्टीज लाइट के पास है। तो ना तो लाइट वेव है और ना ही वो पार्टिकल नेचर रखती है, और इस थ्योरी में कहा गया है कि वो दोनों का मिक्सचर है, राइट। हालांकि आपको इतने डीप में नहीं ये चीज पढ़नी है कि वो कैसे हो रहा है, कहां पर से क्या हो रहा है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि लाइट आपकी जो है
वो क्या है, इस तरीके से आपकी क्या है, दो पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो दो पार्टिकल नेचर वो शो करती है, और इस नेचर की वजह से आपके पास फेनोमेना होता है जिसका नाम है डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें लाइट जो है वो ट्रेवल करने वाली है आपकी बेंड होकर कुछ कुछ केसेस में। ठीक है, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन निकल के आता है, क्योंकि आपने देखा कि आपके पास लाइट जो है डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट कर रही है डिफरेंट मैटर से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, कौन सा प्रोपोगेशन ऑफ लाइट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आप अभी छोटी क्लासेस में हो तो आपको लाइट को एक स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करते हुए देखना है। तो दैट मीन्स आपको इसमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को पढ़ना है कि जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वो फॉलो करती हैं, और यही सारी चीज आपको पढ़नी है। ठीक है, तो आंसर भी मैंने यहां पर लिख दिया है कि वी विल स्टडी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन। स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन में स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन की हेल्प से, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि आपने अज्यूम कर लेना है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और उसी प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को आपने पढ़ना है ना। अब आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आपने इससे पहले भी लाइट के बारे में बहुत बार पढ़ा है, रिफ्लेक्शन के बारे में आपने पढ़ा है। कोई भी सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो, अगर वो कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसके लिए आपने दो लॉज पढ़े हुए हैं। सो टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विच विल बी एप्लीकेबल फॉर एनी काइंड ऑफ सरफेस विच इज पॉलिश्ड एंड इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट लाइट। तो क्या है वो लॉज, सबसे पहले हमें ये देखने चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दैट आर एप्लीकेबल ऑन ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। तो दो लॉज हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, जैसे कि आपके पास क्या है, कोई सरफेस है जो कि रिफ्लेक्ट करने वाला है लाइट को, तो उस पर उस सरफेस के नॉर्मल आप एक लाइन बना दो। जैसे कि कोई भी सरफेस है, इस तरीके से आप समझो ये एक सरफेस है, इस पर लाइट गिरने वाली है, तो आपने इस सरफेस के नॉर्मल परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई। नाउ आपकी कोई लाइट रे है, तो जिस एंगल से उस पर इंसिडेंस, मतलब जो एंगल, जिस एंगल से उस पर गिर रही है उसी एंगल से वो लीव करने वाली है। इस चीज को हम डायग्राम से देखो समझ सकते हैं। तो जैसे कि आप इस शेप को कंसीडर करो, तो यहां पर ये क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये इसका बैक हिस्सा है। तो बैक आपको इसी तरीके से ड्रॉ करना होता है। ये लाइन लाइन का मतलब है कि बैक है, इधर पॉलिश्ड नहीं है। पॉलिश्ड सरफेस कौन है, सिर्फ ये फ्रंट वाला। नाउ ये स्काई ब्लू कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है कि एक लाइट रे आती है एंड देन वो रिफ्लेक्ट होके निकल जाती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको कहा जाता है कि ये जो आई एंगल है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, वो आर एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ सेकेंड जो लॉ है वो क्या बता रहा है, द इंसिडेंस रे, दैट मीन्स इस रे को आप कहोगे इंसिडेंस, इंसिडेंस रे। द नॉर्मल, ये आपका क्या है, नॉर्मल है, किसके, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके ये नॉर्मल है। एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या मीनिंग है इसका, देखो ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसे कि आप इस चीज को समझो कि आपके पास एक पेपर है, ठीक है, पीस ऑफ पेपर। नाउ इस पीस ऑफ पेपर में आपकी क्या है, इस तरफ से एक लाइट आ रही है। जैसे कि मैं ड्रॉ ही कर लेता हूं, चलो, आपके पास ये एक पीस ऑफ पेपर है, राइट। नाउ इस पेपर में एक लाइट रे आई, यहां पर ये इसी पेपर के ऊपर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक लाइट रे आती है। नाउ वो लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर चले जाती है। तो आपके पास ऐसा नहीं हो सकता कि ये इस पेपर से बाहर निकल आए। जिस प्लेन में ये है, तो इस पेपर को आप एक प्लेन कंसीडर करो, जिस प्लेन में ये आपकी लाइट रे है वो उसी प्लेन में रहेगी। जैसे कि पेपर के आउटवर्ड आने का क्या मतलब है, जैसे कि आप यहां पर एक पेन ड्रॉ, एक पेन यहां पर आपने एक पेन आपने पकड़ा, ठीक है, ये एक पेन है आपका, ठीक है, ये आपका पेन है। तो ये जो पेन है इस समय, ये पेन जो है आउटवर्ड है,
दिस पेन इज आउटवर्ड, लाइंग आउटवर्ड ऑफ द प्लेन। सो इस पेज जो है, इस पेज के ये आउटवर्ड है ये पेन। सो कहा यह जा रहा है कि जिस प्लेन में वो लाइट रेज हैं वो उसी प्लेन में रहेंगी, ऐसा नहीं कि वो बाहर निकल आए। जैसा जिस तरफ को पेन है ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट रे आई और यहां से बाहर निकल गई। तो जिस प्लेन में वो प्रेजेंट है वो उसी प्लेन में रहने वाला है। बात समझ आ गई? ठीक है। तो इंसिडेंस रे, द नॉर्मल टू द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड लाइन ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये जो दो लॉज आपको सिखाए जा रहे हैं, ये दोनों के दोनों लॉज आपके हर सरफेस पर एप्लीकेबल है। कैसा भी हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो उस पर यह एप्लीकेबल है। बट इसके अलावा अगर आपके पास प्लेन मिरर होता है, जो आपके घरों में जनरली यूज किया जाता है अपने आप को देखने के लिए, उस प्लेन मिरर में कुछ स्पेसिफिक रूल्स और आ जाते हैं, क्योंकि वो प्लेन मिरर जो है एक तरीके से हाईली आइडियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कि उसमें जितनी लाइट जाती है वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर देता है। तो वो हाईली आइडियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो उसमें कुछ अच्छी चीजें हैं जो बाकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस में नहीं है। तो देखते हैं कैसे। तो देखो, what are the laws of reflection, what are the laws of reflection that are applicable on plane mirror, formation of image on the plane mirror, ये हमें सीखना है। so the following, यहां पर 2 तो गलत लिखा हुआ है बट मैं इसको एडिट कर देता हूं। तो देखो मैंने यहां पर 4 लिख दिया है। so the following 4 laws are applicable for, यहां पर मुझे लिखना चाहिए, तो क्या लिखा हुआ है हमने, द फॉलोइंग 4 लॉज आर एप्लीकेबल फॉर प्लेन मिरर। पहला, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आर ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो बिल्कुल सीधी आपकी इमेज बनेगी। मतलब जैसे कि अगर आप सीधे खड़े हो तो आपकी इमेज बिल्कुल सीधी बनेगी। जैसे कि आपका सर ऊपर की साइड है तो प्लेन मिरर में भी वो ऊपर की साइड बनेगा। हालांकि वो वर्चुअल है, मतलब वो सामने इमेज बन रही है आपकी, वो वर्चुअल इमेज है, बट वो हमेशा सीधी इमेज बनेगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर आप सीधे खड़े होगे बट उसकी इमेज उल्टी बन जाएगी। आपका सर नीचे आएगा, पैर आपकी जो बॉडी है वो ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगी, उल्टी। नाउ इमेज फॉर्म्ड, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर आप मान लो खुद ही आप क्या हो, प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, तो जितना आपका साइज बॉडी का प्लेन मिरर के सामने है उतना ही ऑब्जेक्ट वहां पर उतना ही साइज की इमेज आपकी बनने वाली है। तो ऐसा नहीं होता है प्लेन मिरर में कि ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और प्लेन मिरर में छोटा दिखाई दे रहा है। प्लेन मिरर में एग्जैक्टली वही चीज हमें दिखाई देती है जैसा ऑब्जेक्ट होता है। थर्ड, कि साइज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इस बात का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपको बोला जा रहा है कि जितने दूर आप मिरर से खड़े हो उतने ही दूर जाकर इमेज मिरर के अंदर बनेगी। और लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि लेफ्ट का राइट। अगर आप राइट हैंड उठाते हो तो मिरर में ऐसा लगेगा कि आप लेफ्ट हैंड उठा रहे हो, और अगर आप लेफ्ट हैंड उठाते हो तो मिरर में ऐसा लगेगा कि आप राइट हैंड उठा रहे हो। तो जो थर्ड लॉ है उसका सिंपली मीनिंग ये है कि अगर ये आपका मिरर है तो ये मिरर का सामने वाली जो साइड है वो पॉलिश्ड है। तो होगा क्या कि अगर आपने यहां पर कोई पॉइंट रखा ना, उसकी जो इमेज बनेगी वो मिरर के उतने ही अंदर जाकर बनने वाली है। अगर यहां पर कोई पॉइंट है तो उसकी इमेज मिरर के उतने ही अंदर जाकर बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपका अलग हो जाए। दूसरा, जैसा उसका साइज यहां पर है एग्जैक्टली उसका साइज भी यहां पर होने वाला है। राइट? लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि अगर आप यहां पर अगर आप खड़े हो, आपका राइट हैंड उठता है तो वहां पर दिखाई देगा कि लेफ्ट हैंड उठ रहा है, और बस। तो इतना ही एक्सप्लेनेशन इसके लिए रिक्वायर्ड था। नाउ अब हम मूव करते हैं एक ऐसे केस में जहां पर आपकी जो इमेज है, आपका जो ऑब्जेक्ट है जिससे रिफ्लेक्शन होने वाला है वो जरूरी नहीं कि प्लेन मिरर जैसा हो सकता है उसका शेप डिफरेंट हो। अगर शेप डिफरेंट है फिर क्या होगा? तो होता ऐसा है कि आपको 2 केसेस पढ़ने होते हैं सिर्फ, मेनली 2 केसेस में। कौन सा? पहला केस आता है स्फेरिकल मिरर्स का। स्फेरिकल मिरर में 2 केस होते हैं, जिसका पहले का नाम होता है कॉनकेव और दूसरे का नाम होता है कॉन्वेक्स। आज से पहले आपने कोई ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखा है क्या जिसमें कि प्लेन मिरर जैसी चीजें नहीं हो रही हैं? तो आपने देखा होगा स्पून को, जो आपके घर में बिल्कुल क्लीन स्पून है, आप ऐसे में देखोगे तो जो अगर आप जिस साइड से आप उसमें फूड रखते हो
उस साइड से अगर आप अपने फेस को उसमें देखने की कोशिश करोगे तो वो आपका मिरर जो है वो इस तरीके से दिखाई देगा आपको, है ना, वो इस तरीके से आपका स्पून होगा। तो वो जो अंदर की साइड जा रहा है उधर से जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम नाम देते हैं कॉनकेव, राइट। और जो उसका बैकवर्ड हिस्सा है, क्योंकि उधर से भी शाइन करता है वो, तो उस वाले हिस्से को हम नाम देते हैं कॉन्वेक्स। बात समझ आ गई, कॉनकेव का क्या मतलब है और कॉन्वेक्स का क्या मतलब है, ठीक है। तो जिस तरीके से आपकी स्पून है उसको आप एक तरीके से अज्यूम कर सकते हो कि वो स्फेरिकल मिरर जैसा आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं कि व्हाट आर स्फेरिकल मिरर, डिफाइन इट्स टाइप्स। सो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो जैसे कि प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो बिल्कुल सीधा रहता है, बट स्फेरिकल मिरर में इस तरीके का सरफेस वो रहेगा। स्फेरिकल क्यों इसे नाम देते हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट है। अगर आप इसको कंप्लीट करो तो एक स्फेयर का ये क्या है, एक पोर्शन है। सिमिलरली दिस वन इज ऑल्सो अ पोर्शन ऑफ सम स्फेयर, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है स्फेरिकल मिरर। अब कोई स्फेयर आपके पास है, मान लो ये है आपका स्फेयर। नाउ आपने क्या करा, इतने पोर्शन को यहां पर से जो इसकी बाउंड्री थी उसको कट किया, बट पॉलिश आपने आउटसाइड से किया। तो अगर आपने आउटसाइड से पॉलिश किया तो आपका कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, अगर आपने इनसाइड से पॉलिश किया तो आपका कॉनकेव मिरर बनेगा। कोई स्फेयर आपके पास है, आउटसाइड से उसको अगर पॉलिश करोगे, आउटसाइड से उसको साइनी बनाओगे तो कॉन्वेक्स बनेगा। तो जैसे कि आपका स्पून है, आउटसाइड से वो कॉन्वेक्स है, इनसाइड से वो कॉनकेव है, क्योंकि वो दोनों साइड से पॉलिश्ड है, ठीक है। बट हम यहां पर फिगर में जो है अलग अलग टाइप दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें इनवर्ड पॉलिश्ड है। तो ये क्या लिखेंगे, यहां पर हम मेंशन करेंगे पॉलिश्ड फ्रॉम दिस साइड। सिमिलरली मैं यहां पर लिखने वाला हूं पॉलिश्ड फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। तो इस साइड से पॉलिश्ड है, तो यहां पर डिफरेंट साइड है, यहां पर डिफरेंट साइड है। सो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। हो सकता है इनवर्ड कर्व्ड हो या फिर हो सकता है आउटवर्ड हो। अ स्फेरिकल सरफेस हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। तो ऐसा सरफेस जिसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन इनवर्ड कर्व्ड है उसे हम क्या कहेंगे, कॉनकेव। और सिमिलरली दूसरे वाले को हम नाम दे देंगे कॉन्वेक्स। तो ये दो टाइप के मिरर आपको पढ़ने हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। ना अब आप सपोज करो कि आपके सामने ये हमने प्लेस किया है कॉनकेव मिरर। तो ये इसका बैक पोर्शन है, बैक साइड से कॉनकेव मिरर पॉलिश नहीं होता है। कॉनकेव मिरर सिर्फ इनवर्ड वाला जो पोर्शन है उसका, वहां से आपका पॉलिश्ड होता है, ठीक है। तो ये आपका कॉनकेव मिरर है। नाउ सपोज करो आपके पास, मैं यहां पर क्या कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, एक नॉर्मल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं सबसे पहले, ठीक है। तो एक मैंने नॉर्मल कंसीडर की जो कि ये जो आपका सरफेस है इसके नॉर्मल है, जो आपका ये मिरर है इसके नॉर्मल, ठीक है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसके आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ आप सपोज करो कि आपके पास कोई लाइट सोर्स है जहां से लाइट रेज आ रही हैं। तो जैसे कि यहां से लाइट रेज आई, इस पर स्ट्राइक करी, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ और लाइट रेज आएंगी जो इस पर स्ट्राइक करेंगी। सो देखो ये सेकेंड लाइट रेज आई जो इस पर स्ट्राइक करने वाली है, ठीक है। उसी तरीके से यहां से भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं कि यहां से कुछ लाइट रेज आ रही हैं जो इस मिरर पर स्ट्राइक कर रही हैं। और आप कंसीडर करो कि सारी की सारी लाइट रेज पैरेलल है। पैरेलल लाइट रेज कब आपके पास आ पाती हैं, जब आप बहुत दूर आपका सोर्स है लाइट का, तभी जाकर लाइट रेज जो है पैरेलल बिल्कुल आपके पास आएंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से मान लो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं। ना होगा क्या, जब वो उसको टच करेंगी तो आपका रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये मिरर है एक तरीके से स्फेरिकल मिरर। तो रिफ्लेक्ट होकर मान लो यहां पर से उसने पास किया, ठीक है, आपकी यहां पर से वो क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। नाउ सिमिलरली ये वाली लाइट भी रिफ्लेक्ट होगी, बट इसमें एक खासियत होती है, जो आपका ये मिरर है कॉनकेव, इसमें क्या होता है कि जब आपकी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो किसी एक पॉइंट पर जाकर मिल जाती हैं। जैसे कि मैं यहां पर प्लॉट कर रहा हूं, ध्यान से आपको देखते रहना है। तो ये आपका यहां पर प्लॉट हो गया,
यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी और सिमिलरली आपकी ये वाली लाइट रे भी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर जाएगी जाकर। ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट बना है जहां पर लाइट रेज आकर इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसको हम नाम देते हैं फोकस। तो क्या नाम देते हैं इसको? ये जो यहां पर P पॉइंट है इसको नाम देते हैं सबसे पहले F। तो यहां पर ये F पॉइंट जो है आपका, ये क्या है? फोकस है। इसको हम नाम देंगे फोकस, जहां पर लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटरसेक्ट करेंगी। अब मैं आपको समझा चुका हूं कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट होता है। स्फेयर आप जानते हो ना, क्योंकि ये किसी स्फेयर का पार्ट है तो स्फेयर का सेंटर तो कोई ना कोई होगा। तो जो उसका सेंटर है उसको हम डिनोट करते हैं C से। किससे डिनोट करते हैं? C। तो ये जो C है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, तो जैसे कि ये आपका C है, अगर मैं यहां से आपके इसको टच कर दूं तो ये जो होगा आपका क्या बनेगा? ये बनेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को आप थोड़ी देर के लिए मान लो M पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को क्या मान लो? M। तो देखो ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो स्फेयर का आपका सेंटर है, कर्वेचर, राइट। जो ये CM है ये एक्चुअली क्या है? रेडियस आपकी है। CM जो है वो क्या है? रेडियस ऑफ द स्फेयर। ठीक है, क्योंकि आपके बाउंड्री है, ये स्फेयर की बाउंड्री है। बाउंड्री पर अगर सेंटर से कोई लाइन प्लॉट करोगे तो वो रेडियस ही बनेगी। नाउ तो जो आपका ये मिरर है स्फेरिकल, शुरुआत में ही हमने यहां पर क्या करा था? एक नॉर्मल कंस्ट्रक्ट किया था। बिल्कुल इसके मिड पर ये नॉर्मल था। ये जो ब्लैक कलर का लाइन है ये क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल किसके है? ये नॉर्मल है इस स्फेरिकल मिरर के। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको नाम देते हैं कि ये क्या है? ये है पोल। बात समझ आ गई? ठीक है। नाउ एक और टर्म होती है जिसका नाम होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? तो जैसे कि आपके पास आपने F फोकस ढूंढ दिया, तो पोल से FP की डिस्टेंस जो है, पोल से F की डिस्टेंस जो है उसको हम फोकल लेंथ नाम देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की, ये आपकी क्या है? फोकल लेंथ है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि किस तरीके से आपका कॉनकेव मिरर में लाइट रेज अगर आती हैं तो वो इंटरसेक्ट करती हैं। इसका एक एग्जांपल आप ऐसा भी सोच सकते हो, जैसे कि आप क्या करो, एक कॉनकेव मिरर लेके चलो। बहुत ही केयर से इस एक्टिविटी को करना है। एक कॉनकेव मिरर मान लो आपके पास है, उसे आप सनलाइट के सामने ले जाते हो। नाउ एक पीस ऑफ पेपर आप लो, पीस ऑफ पेपर। आप इस पीस ऑफ पेपर को धीरे 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 आगे आगे उस मिरर के लाते रहो, जो कॉनकेव मिरर आपका है। तो एक पॉइंट पर आकर वो जो, जैसे ये डॉट आपका व्हाइट कलर का F जो डॉट है वो उस पेपर पर प्लॉट हो जाएगा। उस पेपर पर प्लॉट होने का मतलब ये है कि आपने एक्चुअली में सन, क्योंकि आप सनलाइट में हो, तो सन की इमेज आपने इस पेपर पर फॉर्म कर ली है और वो इमेज फोकस पर आकर ही फॉर्म होती है। उससे पहले वो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन उसमें रहेगा। तो जब बिल्कुल शार्प और क्लियर इमेज बन जाए तो उसी को आप समझ लो कि ये आपका क्या है? सन है। नाउ सिमिलरली हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में। तो यहां पर क्या लिखेंगे? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में आप सीख रहे थे इमेज फॉर्मेशन, हालांकि प्रॉपरली आपने नहीं सीखा, बट ये कॉनकेव मिरर आपका था जिसमें आपको देखने को मिला कि किस तरीके से लाइट रेज आती हैं और इंटरेक्ट कॉनकेव मिरर के साथ करती हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स की। नाउ जो आपके सामने मिरर अभी मैंने प्लेस किया है ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये भी एक स्फेरिकल मिरर है और इसका जो आपके पास जो पोर्शन पॉलिश्ड है, ये आउटवर्ड वाला पोर्शन जो है इसका पॉलिश्ड है, राइट। तभी इसको हम कॉन्वेक्स नाम दे रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि बिल्कुल इसके नॉर्मल होगी और बिल्कुल मिड पॉइंट से इसके पास कर रही होगी। ठीक है, तो इस लाइन को आप कंसीडर करो।
थोड़ा सा सही करता हूँ इस लाइन को, ऊपर लेके जाना होगा शायद। ऑल राइट, नाउ आप जानते हो कि इस पॉइंट को आप क्या कहते हो, इस पॉइंट को आप कहते हो पोल। इसको क्या कहा जाता है, पोल। अब आप सपोज करिए कि आपके जो नॉर्मल है उसके पैरेलल कुछ लाइट रेज आ रही हैं जो इन्फिनिटी से आ रही हैं। तो जैसे कि एक लाइट रे आई, ये आई लाइट रे आपकी, और उसके बाद कुछ और लाइट रेज में बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि 4 लाइट रेज एक्चुअली हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हम थोड़ा सा फील कर पाएँ कि कैसे कैसे करके ये आ रही हैं लाइट रेज। सो ये आपकी लाइट रेज हैं ना। होगा क्या कि जब आपकी लाइट रेज आपके मिरर से, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, उससे स्ट्राइक करेगी, तो ये लाइट रे पिछली बार कन्वर्ज कर गई थी एक पॉइंट की तरफ, एक पॉइंट की तरफ झुक गई थी पूरी की पूरी लाइट रेज। बट इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार वो डाइवर्ज कर जाएंगी, वो बाहर की तरफ निकल जाएंगी। तो जैसे कि आपके पास आपने यहां पर इंटरसेक्ट करवाया, देन यहां पर से ये इस तरीके से बाहर को निकल जाएगी। सिमिलरली ये जो है लाइट रे, ये भी बाहर को निकल जाएगी। उसी तरीके से यहां पर जो लाइट रे स्ट्राइक हुई है, ये भी बाहर को निकल जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, और ये जो लाइट रे आपके सामने है, ये भी बाहर को निकल जाएंगी। ठीक है, 1 सेकेंड। अब अगर आप क्या करो, जो ये बाहर को लाइट निकली है, अगर आप इसको ट्रेस बैक करो, ट्रेस बैक का मतलब होता है ऐसे बैकवर्ड आप एक बार पीछे पीछे को लाओ, ठीक है। तो मैं इसी हिसाब से, तो ट्रेस बैक करने की बात हो रही है। थोड़ा सा मैं इनकी डायरेक्शंस में अभी चेंजेस करूंगा ताकि ये एक पॉइंट पर लगे कि ये मर्ज कर रही हैं। तो जैसे इसको शायद ज़रूरत है, तो इसको ऐसा होना चाहिए था, इसको भी 1 सेकेंड ऐसा होना चाहिए, राइट। बाकी सब कुछ ठीक है। तो ऑलमोस्ट समझ लो कि जहां जिस तरफ ये जा रही थी उस दर से आपने इसको ट्रेस बैक किया है, ठीक है। तो अगर आप इसको वर्चुअली पीछे लेके आओ, इसको भी आप वर्चुअली पीछे लेके आओ, इसको भी आप वर्चुअली पीछे, और इसको भी वर्चुअली पीछे, तो ये एक पॉइंट पर जाकर मीट करेंगी। और इस पॉइंट का नाम जैसे कि पहले था वैसा ही सेम होगा, और उस पॉइंट का नाम है फोकस। क्या नाम है इसका, फोकस। तो आपका F जो है वो कहलाता है फोकस। सिमिलरली ये जो आपके पास सरफेस है रिफ्लेक्टिंग, ये किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ सम स्फेयर। तो अगर ये किसी स्फेयर का पार्ट है तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर जरूर होगा उस स्फेयर का। तो ये ऐसे है, तो आपके पास ये मान लो सेंटर है स्फेयर का। अब जो ये सेंटर है, आप इसको क्या कर लो, ज्वाइन कर लो इस पॉइंट से, इसको नाम दे दो आप M। तो C जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हालांकि मैं अभी अच्छे से इनको डिफाइन करूंगा। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। CM जो डिस्टेंस है, ये आपकी रेडियस है ना। लग रहा है ना साफ साफ कि सेंटर से अगर आप कर्व पर कोई पॉइंट लेते हो तो वो रेडियस बन जाएगी। सो इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ ये आपने ड्रॉ कर दिया। अगर आप P से लेकर F तक की डिस्टेंस देखोगे तो वो डिस्टेंस आपकी क्या बनेगी, फोकल लेंथ। क्या बनेगी, फोकल लेंथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास, हमने यहां पर भी देख लिया कि किस तरीके से आपकी इमेज फॉर्म होती है। तो ये हम कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब जो टर्म्स आपने यहां पर देखी हैं, इन टर्म्स को हम एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1। तो जैसे कि आपके सामने पोल के बारे में बात हो रही है। पोल क्या होता है, तो पोल आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो आपने अभी देखा P, वही आपका पोल है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर। This sphere has a center and this point is called center of curvature of the spherical mirror. Principal focus, जिसको हम focus भी कह रहे थे, a number of rays parallel to the principal axis are falling on concave mirror. Observe the reflected rays. They are all meeting / intersecting at a point on the principal axis of the mirror. The point is called principal focus. That means वो F point जो था उसको हम principal focus कहते हैं।
फोकल लेंथ आप जानते हो कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में डिस्टेंस होती है। अब अपर्चर क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो अपर्चर हमने एक्सप्लेन एक्चुअली नहीं किया है। तो अगर आप इस एंड पॉइंट को m मान लो और इस पॉइंट को n मान लो, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कह देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन m एंड n, इसको हम कहते हैं अपर्चर। तो यहां पर भी हमने वही लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। इन फिगर डिस्टेंस mn रिप्रेजेंट्स अपर्चर। तो इस तरीके से इस लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर इसी चैप्टर में होगा वो होगा कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, किस तरीके से इमेज स्फेरिकल मिरर में फॉर्म करती है। अगर आपको इस क्लासरूम के, इस कोर्स के रेगुलर क्लासरूम में जुड़ना है तो आप इन नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, प्लेलिस्ट में भी आपको ये सीक्वेंशियली सारी चीज़ अरेंज्ड मिलेगी। सो थैंक यू।